जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान सुमित जैन जी हैं, कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित भैया चाइना में हैं, ग्वांगझो के अंदर, और जिस तरीके से चाइना के अंदर रहकर इंडिया और चाइना की कंपैरेटिव स्टडी प्रेजेंट करते हैं, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में। अगर हम चाइना और इंडिया को दो कॉम्पिटिटर कंट्रीज की फॉर्म में देखें जो 2050 की एक रेस में नंबर 1 का दावा ठोक रही हैं, पॉसिबली तीसरा पार्टी भी है जिसका जो कि डिक्लाइनिंग है, दो इस टाइम पर हैं और इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है 10 से 15 साल के डिफरेंस के अंदर चल रही है। जहां चाइना ने 1976 के बाद से एक तरीके से, या यूं कहें निक्सन के विजिट जो 1972 में हुआ था, उसके बाद से चाइना ने अपने आप को ग्रो करवाना शुरू किया है, रिकवर करना शुरू किया। और डेंग शाओपिंग के टाइम से ये जो पूरे का पूरा मामला है ये एक आसमान में पहुंचा। मतलब चाइना एक डबल डिजिट ग्रोथ, और वो एक या दो नहीं, पूरे 2 डिकेड्स तक चली, जहां तक मुझे थोड़ा सी नॉलेज है। इंडिया उसके पहले पायदान पर मतलब इन उस स्टेज में स्टार्टिंग करी 1992 में, अप्रॉक्सीमेट 20 इयर्स का गैप। और उसके बाद उसी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को लगभग फॉलो करते हुए, और पॉसिबली कुछ मिस्टेक्स जो चाइना ने की उनसे लेसन्स लेते हुए, जैसे चाइना ने लेसन्स लिए थे यूएसएसआर से, तो इंडिया लेसन्स ले रहा है चाइना से। तो इस लेसन्स को लेते हुए जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और 2050 तक दोनों का एक टारगेट नजर आ रहा है, दोनों को अप्रॉक्सीमेट 100 ईयर्स हो जाएंगे ग्रोथ के एक लेवल तक, मतलब आजाद होने के बाद से, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, सीसीपी के रूल के बाद। तो भैया सबसे पहला सवाल, इनकी शुरुआत दोनों की जो इकोनॉमी के मामले में थी, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी देखें किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर किस तरीके से हुई थी, अगर हम समझ पाए तो भैया। देखिए, एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, पहली बात है कि उसको शुरू करने से पहले आपने बोला कि यू नो चाइना ने सीखा यूएसएसआर से और हम चाइना से सीख रहे हैं इनकी गलतियों से। भाई, हम सभी जानते हैं कि चाइना एक कॉपी मास्टर है, तो शायद हमने भी अब इनको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो इंडिया इज कॉपिंग द कॉपी मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो वही है और करना भी चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा क्यों करना चाहिए। बट एज फार एज द ट्रेजेक्टरी इज कंसर्न्ड, देखिए निक्सन का जो विजिट थी एंड जो सारी जो ग्लोबलाइजेशन का एक जो सिलसिला शुरू शुरू हुआ, उसका फायदा उठाया चाइना ने। और किया क्या? सिर्फ 2-3 चीजें करी चाइना ने। चाइना भूखमरी का शिकार था उस वक़्त। दे वर गिवन वन टाइम मील, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिज्म का इनका है, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। खाना भी गवर्नमेंट ही देती थी टिकट्स के ऊपर। एक टाइम का खाना मिलता था इनको। और इतनी गरीबी देखी है कि आज इनको यहाँ पे भी कि 30-40 साल, 50 साल हो गए, अभी भी जब ये एक-दूसरे को मिलते हैं तो पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं, हेलो हाय नहीं करते। ये पहले ये पूछते हैं कि आपने खाना खाया? कि वो जो भूख है वो आज तक इनके अंदर वो भूले नहीं है इसको। इट्स इट्स लाइक अ वुंड जो खत्म हो ही नहीं सकता। तो पहली बात ये है कि शुरुआत कितनी बुरी तरह से हुई है, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला, इन्होंने एक ही काम किया, भैया आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए? हमारे पास बहुत लैंड पड़ी है, जहाँ चाहिए मिल जाएगी। अमेरिका ने बोला हमें तो पोर्ट्स के पास जगह चाहिए जहाँ पे हम फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। वी कैन हेल्प यू विद टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। आप हमें जगह दीजिए। चीप लेबर चाइना के पास एम्पल अवेलेबल थी। सेकेंडली, जो लेबर थी दे आर ऑल लाइक वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, सो दे आर अवेलेबल एट वेरी वेरी चीप प्राइस। गवर्नमेंट ने सब कुछ फिक्स करना है। तो शुरुआत वहां से हुई है कि जो अमेरिका को चाहिए था, somebody टू डू द डर्टी वर्क फॉर देम। फैक्ट्रियां चलानी है, स्टील बनाना है, कोल निकालना है, कोई भी गंदे काम है जो गोरे नहीं करना चाहते, तो वो उन्होंने सारा चाइना को शिफ्ट कर दिया। चाइना ने भी खुले हाथ से सब कुछ रिसीव किया। तो वहां से एक जर्नी शुरू हुई है इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अपने आप को खोलने की। और मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ 99 में। उससे पहले क्या कुछ हुआ है मैंने सुना है, लेकिन 99 में जो मैंने चाइना के अंदर देखा कि भाई यहाँ पर और इंडिया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। द ओनली थिंग इज कि जो दोनों के कल्चर्स हैं बिल्कुल सेम है। ये भी फैमिली ओरिएंटेड है, हम भी फैमिली ओरिएंटेड है। और आप बिलीव करिए, जब मैं पहली बार गया हूँ, एक थोड़ा छोटा सा स्टेट है, प्रोविंस है, और नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर यांटाई जगह पे मैं गया हूँ। आप बिलीव नहीं कर सकते कि वहां पे फर्स्ट फॉरेनर
आई वाज़ द फर्स्ट फॉरेनर इन दैट सिटी। एयरपोर्ट के ऊपर भी वो ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं कौन-सा अजीब अजीब-सी कोई प्राणी आ गया है। और एयरपोर्ट्स का बुरा हाल था। जैसे हमने देखा है भारत के अंदर कांग्रेस के टाइम पर या 2014 से पहले हमने देखा कि हमारे जो मेजर एयरपोर्ट्स थे, बहुत ही बुरी हालत थी। वैसा ही इनके यहाँ पर हालत था। जो कल्चर है वो भी ऐसा था कि जहाँ पे भी इवन एयरपोर्ट के अंदर लोगों ने अगर पानी भी पिया तो वहीं पे थूक रहे हैं। तो देयर वाज़ नो डिफरेंस एट ऑल फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर जगह पे साइकिल दिखते थे, गाड़ियाँ बहुत कम थी और केओस था एक पूरे कंट्री के अंदर। मैं 99 की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जो हम अभी भारत में देखते हैं, आप समझ लीजिए इन दोज़ टाइम्स जो हम चाइना में देखते थे वही चीज़ें हमने भारत में देखी हैं। अब ये फ़र्क क्या पड़ा है? द ओनली थिंग वाज़ कि इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट कंट्रोल्स जो थे हर एक कंपनी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उसको इन्होंने रिलीज़ करना शुरू किया। और कहीं न कहीं सोशलिज़्म को भी रखा और कैपिटलिज़्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया ड्यूरिंग दोज़ टाइम्स। देखिए 70s से इन्होंने जर्नी शुरू कर दी। हमने 91 में शुरू करी अंडर मनमोहन सिंह जी, जहाँ पे हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, इनवाइट करना शुरू किया, लाइसेंस राज से हम बाहर निकलना शुरू हुए। तो चाइना ने भी वही काम किया लेकिन 70s में कि लाइसेंसेस खत्म किए, कैपिटलिस्ट को आने दिया। उनको शक की नज़र से नहीं देखा कि भई अगर हम अपने सोशलिज़्म के एजेंडे के ऊपर चलते हैं और आज अगर कैपिटलिस्ट आएँगे तो ये हमारे बेस को ही खराब कर देंगे। ऐसा नहीं किया चाइना ने। चाइना ने एक ही काम किया, इन्होंने अपने बेस को भी इंटैक्ट रखा। दैट मीन्स सोशलिज़्म को नहीं भूले। इन्होंने जो गवर्नमेंट के कंट्रोल की कंपनीज़ थी उसको रखा। साथ में कैपिटलिस्ट को भी जगह दे दी, स्पेस दे दिया कि भैया आप आइए, आप आके अपनी फैक्ट्रीज़ लगाइए। यू कम्पीट विद अस। हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वी विल गिव यू ओपन हैंड टू कम एंड अपग्रेड आवर कंट्री। तो एक ओपननेस जिसको बोलते हैं कि दिल खोल के इन्होंने वो काम किया। तो इन्होंने सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म को दोनों को साथ में रखा और कंपटीशन को भी अलाइव रखा। अब जब कैपिटलिस्ट आएगा, अब आप भी समझते हैं कि भई अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, वहाँ पर एफिशिएंसीज़ कम होएँगी। लेकिन वो कैपिटलिस्ट आएगा, वो दिन-रात काम भी करवाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होएगी और कंट्री को आगे भी लेके जाए कंपनी को आगे भी लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें मालूम था कि हमारी कंपनी लॉस में है, लेकिन बंद नहीं की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कम्पीट कीजिए, बट हम सोशलिज़्म को भी ज़िंदा रखेंगे, कैपिटलिज़्म को भी ज़िंदा रखेंगे, तो दोनों को पैरेलल लेके चले। नाउ दिस इज़ हाउ द कंट्री हैज़ इवॉल्व्ड। प्लस गवर्नमेंट जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, इसका एक नारा है, उसको बोलते हैं शू हा री। नाउ शू हा री इज़ अ वेरी फेमस सेइंग इन चाइना। इट हैज़ 3 मीनिंग्स। शू का मतलब है व्हाटएवर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू गो देयर एंड यू कॉपी इट। सो शू इज़ यू कॉपी। तो इन्होंने देखा यूरोप में क्या अच्छा है, कॉपी कर लिया। अमेरिका में क्या अच्छा है, कॉपी कर लिया। दुनिया में कोई कंट्री इन्होंने नहीं छोड़ी। अगर ये भारत में आए, इन्हें ताजमहल के ऊपर कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन दिखा, इन्होंने शू कर दिया, मतलब कि कॉपी कर लिया उसको। और इन्होंने जाकर अपने कंट्री में उसको कॉपी करके उसको यूज़ भी कर लिया। क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी। तो कुछ भी है, वो कहता है, "ये मेरे पास तो कॉपीराइट है।" वो कहते हैं, "सर आपने खुद ही तो बोला है कि कॉपीराइट मतलब कि राइट टू कॉपी है, तो हमने कर लिया।" तो इसलिए दिस इज़ हाउ दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम शू। फिर गए हा पे। अब हा का मतलब है आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद उसे आप इतनी बार अपने हाथ से निकाल दो कि आप उसके मास्टर बन जाओ। और उसके लिए 24 घंटे एक आदमी से एक ही काम बार-बार, बार-बार करवाते गए, वो मशीन से भी फास्ट हो गया। दैट मीन्स अगर मैं कई बार देखता हूँ, ये मशीन्स हैं यहाँ पर भारत के अंदर, वो 500 पीस अगर कोई वर्कर निकालता है, मैं एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ, चाइना के अंदर वही आदमी 10,000 पीस एक दिन में निकाल देता है। एक तो टारगेट्स हैं, क्योंकि वो पहले दिन क काम शुरू करेगा, उसको 100 पीस का ऑर्डर दिया जाएगा, तो उन्हें 100 निकालने हैं। अगले दिन 105, 10 करते-करते वो 10,000 तक ले जाते हैं उसको। इतनी स्पीड है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मशीन भी फेल है। तो इन्होंने हा पे चले गए कि जिससे हमने कॉपी किया, हमने उसको ही बीट कर देना है उसी की गेम में। जब हा हो गया, उसके बाद है री। री का मतलब है जिसको हमने कॉपी किया था, अब उसको फॉलो किया था, आज उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज आप देख लीजिए चाइना क्या कर रहा है। शू, हा दोनों खत्म हो गया। आज री का टाइम है। आज इन्होंने दुनिया को अपने पीछे लगाना शुरू कर दिया। मैं इसका सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जनरली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ थी चाइना के अंदर। आप भी सभी जानते हैं कि कोई सैमसंग का प बना रहा है, कोई एप्पल के फ़ोन बना रहा है। आज
अगर आप चाइनीज़ फ़ोन आप 15 साल पुराने देखेंगे, आपके दिमाग में एक इमेज होएगी कि भई ये हाथ से अगर गिरा, तो ये गया। अगर इसके ऊपर पसीना भी लग गया, तो ये फ़ोन गया। क्योंकि चाइनीज़ फ़ोन ऐसे होते थे कि इसकी क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब यही कंपनीज़ सैमसंग का, एप्पल के फ़ोन बनाती थी, तो दे वर वेरी, वेरी गुड। तो इन्होंने पहले तो कॉपी किया उनको। कॉपी करने के बाद एक्सेल करते गए। आज अगर आप कोई भी चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल्स उठाते हैं, वो एप्पल को, सैमसंग को बीट कर रहे हैं। भई इनका मुकाबला ही नहीं है। एप्पल फ़ोन, इनका जो अभी नए फ़ोन्स आ रहे हैं, उसके सामने खड़ा भी नहीं होता। तो अब ये री पर आ गए हैं, नाउ दुनिया इनको फ़ॉलो करेगी एंड एवरीबॉडी सेज़ हाउ आर दे डूइंग इट? बिकॉज़ दे हैव गॉन टू द री साइड। तो इसलिए ये दिस इज़ व्हाट समथिंग डिफरेंट, समथिंग रिमार्केबल व्हिच आई सी इन चाइना हैपनिंग। हाँ जी। अब इसमें इंडिया कहां खड़ा है 92 के बाद? जो आपने ओके, सुहारी बताया, इंडिया की कोई पॉलिसी दिखती है इसमें? देखिए पहली बात ये है कि गेम अभी यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे यार। तो ये तो शुरुआत है जिसको मैं सिर्फ़ बेस बना रहा हूँ कि ये बेस है जहाँ पर इन्होंने ये फर्स्ट इज़ इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर जो गवर्नमेंट से शुरू हुआ कि वी हैव टू गो टू शिवहारी। नाउ इज़ ग इंडिया इंटो दिस रेस? आई डोंट नो इफ एवर यू हैव हर्ड शिवहारी पे कॉपी करो, एक्सेल करो और उसके बाद दुनिया को अपने पीछे लगाओ। ऐसा सिस्टम भारत में है ही नहीं। लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने बोल दिया इंडिया में शिवहारी करो। अनएथिकल मानते हैं इसे कॉपी करना, या फिर वो कॉपीराइट एंड ऑल। आपको तो कॉपीराइट और हमारे लॉज ही मार डालेंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। और उसमें शुहारी की तो बाद की बात है, पहले तो हमारा कॉपीराइट ही मार डालेगा, बाकी तो देखी जाएगी। ये सैमसंग की कंपनी शायद आपके चाइना वहाँ चाइना के अंदर कुछ कर पाए या ना कर पाए, इंडिया में तो मैन्युफैक्चरर को धो देगी। और यही रीजन है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बिटर ट्रुथ है। देखिए, एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड सैमसंग ने यहाँ पे भी केस किया। केस 5-10 साल तो भारत में भी चलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल और नॉन एथिकल। ये कल्चर का पार्ट है व्हिच इज़ अलाउड एंड पीपल आर डूइंग इट। ठीक है? गवर्नमेंट बोलती है कि कॉपी नहीं करना, लेकिन निचले लेवल पर वो सारे काम भी हो रहे हैं। भारत कहाँ खड़ा है? बहुत पीछे है इस चीज़ों में। क्यों? एक तो एथिकल काम करते हैं हम लोग, अनएथिकल नहीं करते। वो अलग बात है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ शिवहारी, पहले उसके ऊपर आते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो गया? ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत चीज़ें पहले कंट्री के अंदर ठीक करनी पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2-3 बेसिक प्रॉब्लम्स थी। पीपल वर वेरी लेज़ी, दिस वन व्हिच जो इंडिया के अंदर भी है। तो लेज़ीनेस खत्म करने के लिए मार-मार के सीधा किया गया कि बेटा अगर तूने अपना ऑर्डर पूरा नहीं किया, तो तुम्हें शाम को घर जाने नहीं दिया जाएगा। एंड जो तुम्हारी कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बढ़ गई है। जो तुमने पार्ट बनाना था उसे अगले स्टेज वाला वो भी स्लो हो गया, तो तुम्हें सबका जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। तो मरता क्या नहीं करता, दैट मीन्स कि लेबर लॉस को पहले इन्होंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया इन फेवर ऑफ द ओनर्स कि भई ये नहीं है कि भई ये दादागिरी दिखाएँ कि हम काम नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ पर भी स्यापा था एक चीज़ का, वो था रिलिजन का। जो रिलिजियस गुरुज़ हैं, दे वर आल्सो नाउ टेकिंग केयर ऑफ कि भई गवर्नमेंट में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपने दलाई लामा का नाम सुना है जैसे कि बहुत बड़े गुरु दुनिया में माना जाता है, लेकिन चाइना के अंदर उसे एक टेररिस्ट की तरह देखा जाता है। व्हाई? बिकॉज़ दे वर इंटरफेयरिंग इंटो ईच एंड एवरीथिंग। अभी आप देख रहे हैं भारत के अंदर भी राम मंदिर बनना है, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि मोदी जी का क्या काम है? ओ भाई आप पॉलिटिकल लीडर हैं, यू आर अ धर्म गुरु, आप धर्म गुरु का काम कीजिए ना। व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इंटो द पॉलिटिकल सिनेरियो? वही चाइना के अंदर है। तो इन्होंने इनकी इंटरफेरेंस ही बंद कर दी। तीसरा इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया कि भई सबकी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में सबको डालना है और कोई ना कोई हुनर हर आदमी को सिखाना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम किया ऑन अ सोसाइटी लेवल। इसीलिए ये शिवहारी हो सकता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है। अब भारत क्या कर रहा है? अब अगर आप देखेंगे, हमने कभी भी स्किल डेवलपमेंट की बात भारत में कभी सुनी नहीं थी। ये शायद मोदी जी के आने के बाद पहली बार हम स्किल डेवलपमेंट की बात सुनते हैं कि एजुकेशन के अंदर भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा। हम तो पहले सिर्फ वही 5 सब्जेक्ट थे, वो पढ़ते थे, किसी ने बीए कर ली, बीकॉम, वो 4 लाइनें थी, 4 स्ट्रीम्स ऑफ वो थे स्टडीज़ थे। अभी हम देख रहे हैं भई कि भई ये तो वर्ल्ड ही चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ टुवर्ड्स
न्यू स्किल्स व्हिच आर कमिंग अप। अब तो 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे वो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं एंड दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम ऑनलाइन आल्सो। सो दिस इज स्किल डेवलपमेंट। यू कैन स्टार्ट मनी मेकिंग मनी राइट फ्रॉम देयर बर्थ आल्सो। सो ये चीज़ें हैं जो भारत अब कर रहा है, जो चाइना ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। तो कहीं न कहीं अगर आप बोलते हैं कि भई भारत कॉपी नहीं करता, आई एम सॉरी टू से भारत भी कॉपी कर रहा है कुछ चीज़ें जो चाइना ने अच्छी करी है और करनी भी चाहिए। I would not say it is copy. You can say it is an inspiration we are taking from China and we are doing it. Second, चाइना ने अपना जो पूरा फोकस था, इनके 4 पिलर हैं। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि चाइना ने अगर डेवलपमेंट करी है, तो उसके रीजन है, इसके पास 4 पिलर थे जिसके ऊपर इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया। पहला इनका था मैन्युफैक्चरिंग। भाई मैन्युफैक्चर करो, पूरे दुनिया की फैक्ट्री हमने बनना है। तो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया और पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई सारी दुनिया की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी। आप सोच सकते हैं, एक कंट्री जो अभी उभरा है और 15 सालों में, 10 सालों में पूरे दुनिया की फैक्ट्रियाँ बंद करवाकर मजबूर कर दिया सबको कि भई आप अपनी फैक्ट्रियों को यहाँ पर ले आइए, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ लेकर आइए। दैट मीन्स चाइना ने टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे नहीं लगाए, इनोवेशन के ऊपर पैसे नहीं लगाए, आर-एन-डी के ऊपर पैसे नहीं लगाए, मैं बोलूँगा बर्बाद ही नहीं किए। दुनिया ने लगाए, इन्होंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर करवा लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ चीप लेबर और चीप लैंड देकर। क्या भारत ये काम कर रहा है? आई वुड से आंसर इज नो। हमारे लैंड कॉस्ट अभी भी इतनी ज्यादा है कि भी मैं जब चाइना में देखता हूँ, यहाँ पर मैं कई कंपनीज को बोलता हूँ कि भी आप भारत में आइए, वहां पे लगाइए, अब फ्यूचर भारत का है। दे से देयर आर 2-3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, द लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्री होल्ड लैंड। उसपे भी कोई ना कोई आके स्टे ऑर्डर ले लेगा, कभी उसमें रोड नहीं होती है, वहां पे बिजली नहीं है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो चाइना ने शुरू में ही कवर कर दिए। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स इतने बना दिए, एसईजेड्स इतने बना दिए कि भाई आप बताइए कितनी जगह चाहिए, आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर भारत थोड़ा-सा लैग बिहाइंड करता है चाइना से। पहला पिलर एक्सपोर्ट का। दूसरा था इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा बनाया है कि आप सपोजिंग आप दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली से जयपुर जाना है तो शायद एक ही हाईवे है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। हो सकता है अभी गडकरी जी हैं तो उन्होंने एक और निकाल दिया हो, इतना ही है। लेकिन चाइना के अंदर अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो आपके पास 10 रूट्स हैं। मिनिमम 10 से लेके 12 रूट्स हैं कहीं भी जाने के लिए। तो कंजेशन नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भई आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज अमेरिका, यूरोप इनके पीछे फीके लगते हैं। दे लुक लाइक स्टोन एज कंट्रीज इन फ्रंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उससे डेवलपमेंट आती है कंट्री के अंदर भी। और इन्होंने हर चीज को कनेक्ट किया हुआ एक दूसरे के साथ। एक रोड खराब भी हो गई तो फर्क नहीं पड़ता। किसी ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, जैसे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया भारत में, पूरा नॉर्थ इंडिया ब्लॉक कर दिया उन्होंने। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, एक आधी ट्रक रोड किसी ने ब्लॉक भी होगी किसी रीजन के कारण। तो देयर आर 10 अदर रूट्स। सो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से बूस्ट मिला पूरे कंट्री की इकोनॉमी को। थर्ड था सर्विसेज। इन्होंने सर्विसेज किए कि भी दुनिया को हमने सर्विस करना है, प्लस डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये 2 चीजों के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि यहाँ पर कंजम्पशन कैसे इंक्रीज करनी है। तभी यहाँ पर एक फॉर्मूला है यूज एंड थ्रो। ओ भाई यहाँ पे तो हर चीज यूज एंड थ्रो है, इंक्लूडिंग मैरिजेस। मेरी ठीक है, लेकिन बाकियों का यही हाल है कि यहाँ पर 52%। तो यहाँ पर डाइवोर्स रेट्स हैं। अगर आप सिटीज देखेंगे, बड़ी सिटीज में एवरी सेकंड मैरिज इज गॉन इनटू डाइवोर्स। तो मैं 48% वालों में से आता हूँ। और ये जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज एंड थ्रो है हर चीज को। तो इसके कारण यहाँ पर तरक्की इन्होंने करी। लास्ट था इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन के ऊपर इन्होंने ज्यादा पैसे नहीं लगाए, बट ये था दुनिया को देखो, उसको लेकर पहले कॉपी करके उसके बाद इसमें देखो कि इसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। अब आज की जो डेट है, इसके अंदर ये जो 4th पिलर है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इनकी फेल हो गई है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुका हुआ है क्योंकि पैसे नहीं है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो रही है। ओनली द 4th पिलर इज वर्किंग विच इज इनोवेशन। अब आज इनकी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे वो एआई ले लीजिए, अलीबाबा ले लीजिए, टेंसेंट है, हुआवे है, एमआई है जिसको शाओमी बोलते हैं, ये सारी कंपनीज दे आर नाउ इन अ ग्लोबल स्केल और ग्लोबल स्टेज के ऊपर हैं। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज को मात देती हैं। तो इनका एक पिलर है जो बाकी पिलर्स को रिवाइव करने के लिए ये पूरा इनका फोकस है इसके ऊपर लगाने के लिए। अब भारत में देखते हैं, भारत में ये जो 4 पिलर्स हैं, इसमें हम कहाँ खड़े हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज हो रहा है, जो चाइना ने 25-30 साल पहले काम शुरू किया था, हमने शायद 4-5 साल पहले शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम आज काम कर रहे हैं, ऑटोमाइजेशन है और है, इसके ऊपर काम चल रहा है। As far as services है, we are already going very fast on services. Domestic consumption हमारी बढ़ती जा रही है। इनोवेशन,
क्या भारत की मार्केट इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है? मेरे हिसाब से जितनी तेज़ी से आज चाइना काम कर रहा है, उतनी तेज़ी से इनोवेशन के ऊपर काम भारत नहीं कर रहा। अभी भी हम सिर्फ़ ये है कि कहीं से टेक्नोलॉजी आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए। दैट मीन्स जो चाइना ने 25 साल पहले किया था कि कहीं से टेक्नोलॉजी लिया, उसको मैन्युफैक्चर किया, आज हम उस स्टेज के ऊपर हैं। चाइना एक ही पिलर के ऊपर खड़ा है, व्हिच इज़ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम बाकी 3 पिलर पे खड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, व्हाट चाइना हैज़ डन बिफोर, वी आर डूइंग इट नाउ एंड व्हाट चाइना इज़ डूइंग नाउ, वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। भैया अब एक लास्ट 10 साल बाद यानी 2033 में और 2047 में दोनों कंट्रीज को कहाँ देख रहे हैं आप ग्रोथ के मामले में? देखिए, एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, आज कई इकोनॉमिस्ट हैं, मेरी 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, वर्किंंग फॉर वेरी बिग कंपनीज़। सो वी वर हैविंग अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस कि हाउ डू यू सी चाइना टुडे? तो मेरा अपना व्यू पॉइंट था, उनका अपना व्यू पॉइंट था। अब जो चाइनीज़ हैं, वो खुद बोलते हैं कि वी आर like this, we are going down, we are landing on the airport while India is taking off from the airport. This is a very big difference between both the countries. मैंने उनको बोला कि is it that you are rising like a rocket and you are coming down like a rocket? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, we are not crashing down, we are coming down like a plane. तो ये वो वाला एक डिफरेंस है। भारत के पास पोटेंशियल है, चाइना के पास भी पोटेंशियल है। द ओनली थिंग इज कि हमारा जो फोकस है वो बहुत डिफरेंट है चाइना से। चाइना ने एक दादागिरी दिखाने के लिए भी एक पोस्टर बनाया इन्होंने कि भाई हमने ऐसा काम करना है कि पूरी दुनिया हमारे पीछे लगी रहे और हमने इनको मोहताज बनाना है अपने ऊपर। अब हम सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं या स्पिरिचुअल कंट्री है हमारी। हम समझते हैं कि भाई जो अगर आप किसी के लिए खड्डा करेंगे तो आप उस खड्डे में गिरेंगे। अब आप चाइना की आज की सिचुएशन देख लीजिए। आज अगर हम चाइना देखते हैं तो खड्डे में गिरा हुआ है या गिरने वाला है। 1 लाख खड्डे में है, 1 बाहर है। क्योंकि इन्होंने दुनिया में 60-70 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसको डेट ट्रैप्स में फँसाया, खड्डे किए कि ये मेरे मोहताज हो जाएँ। भारत क्या कर रहा है? भारत बोलता है कि भई हम भी राइज़ करें, आप भी राइज़ कीजिए। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हम यूज़ करेंगे, हमारी क्वालिटीज़ आप यूज़ कीजिए। तो ये मार्क्ड डिफरेंस है चाइना में और भारत में। जो ये मेंटालिटी मोदी जी ने शुरू करी है, क्योंकि मैं तो 14 से पहले मैंने देखा ही नहीं कि भारत में कभी भी ग्लोबल साउथ की बात हो, ये I2U2 हो, क्वाड हो, ऐसी किसी भी चीज़ में हम कहीं मेंबर हों या हमें कभी भी इम्पोर्टेंस दिया गया हो। चाइना को तो अभी भी कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, वो ठीक है G7 में है, G20 में है, दीज़ आर few things where you see them, बट अदरवाइज़ एक 36 का आंकड़ा है इनका, चाइना का, पूरी दुनिया के साथ। नोबडी ट्रस्ट देम, जबकि भारत को सभी ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि हाउ इज़ इंडिया गोइंग टू राइज़ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, हाउ डू आई सी इंडिया एंड हाउ डू आई सी चाइना? बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। भारत के पास पोटेंशियल है राइज़ करने के लिए। वी हैव एवरीथिंग व्हाट इट्स नीडेड फॉर अ कंट्री टू राइज़। येस, हमारी फॉल्ट लाइन्स भी हैं जो चाइना यूज़ कर सकता है। तो हम भी चाइना की फॉल्ट लाइन्स को यूज़ करते हैं। ओ भई ड्रैगन है, ड्रैगन को एक ही चीज़ चाहिए, भूख बड़ी लगती है, उसको बिज़नेस चाहिए। उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बचने के लिए उसे चाहिए बिज़नेस। और बिज़नेस कहाँ से मिलेगा? अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है, अफ्रीका की औकात नहीं है और अगर इसे कोई बिज़नेस दे सकता है वो भारत है और हमने रास्ते ही बंद करे हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि भई अब हमारा तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है चाइना के साथ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो ये नहीं है कि हम फिनिश्ड गुड्स इनसे ले रहे हैं। वी आर राइजिंग, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर टेकिंग आउट दोज़ थिंग्स जो भारत अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। एक-एक करके हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोबाइल फ़ोन्स की लेता हूँ, बड़ा ही भारत में है कि जी 99% जो मोबाइल हैं, वो भारत में बनने शुरू हो गए। ओ भई 99% तो आप बना रहे हो, लेकिन उसमें से पार्ट्स कितने बना रहे हो? उसका आंसर है वेरी, वेरी लेस। लेकिन हमने क्या किया? हमने शुरू किया कि भई मोबाइल आता था चाइना से, हमने पहले पैकेजिंग शुरू करी। डब्बा जो है, डब्बा भारत में बनता था, मोबाइल पैक किया, उसे बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने उसका जो ऊपर का केसिंग होती है प्लास्टिक की, वो बनानी शुरू करी। अभी हमने ग्लास बनाना शुरू कर दी, जो पहले जापान से इम्पोर्ट होता था। अभी उसका जो मदरबोर्ड है अंदर का, वो बन रहा है, चिप बननी शुरू होनी होनी शुरू हो गई है।
दैट मीन्स एक-एक करके वी हैव स्टार्टेड डूइंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशंस। अब पूरा का पूरा मोबाइल यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। भारत के लोग ये नहीं समझते, भई एप्पल भी अगर चाइना में आया था तो ओवरनाइट नहीं आया, उसे भी 10 साल लग गए। और एप्पल का खुद का बोलना है कि अगर मुझे भारत के अंदर 50% मोबाइल्स भारत में बनाने हैं, तो मुझे 10 साल लगेंगे। भारत के पास पैसे की कमी है? नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकता? कर सकता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट शिफ्टिंग दीज़ काइंड ऑफ बिग लाइन्स टेक्स टाइम। तो भारत अभी टेक ऑफ स्टेज पर है। आई सी भारत राइजिंग एट अ वेरी, वेरी फास्ट पेस। जैसी पॉलिसीज़ भारत लेकर आ रहा है, हम चाइना की गलतियों से सीख भी रहे हैं कि चाइना ने जैसे बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया, यहाँ पर बुरा हाल हो गया। एनवायरनमेंट का बुरा हाल हो गया, लोगों की जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर असर है। यू कैन नॉट इवन बिलीव कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, दे वर सेल्फ सफिशिएंट 20 इयर्स बैक। आज ये इंपोर्टर हैं। कहने को ये अपने आप को नंबर 1 राइस मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, इंडिया नंबर 2 है। और यहाँ पे तो चावल खाते भी नहीं लोग, जितने भारत में खाते हैं। भई उसके बाद भी भारत एक्सपोर्ट करता है राइस को, चाइना इंपोर्टर है। 20% खाना इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज़ जितनी भी इरिगेबल लैंड थी, वो सारी की सारी इन्होंने इंडस्ट्री के लिए और हाउसिंग के लिए दे दी। यहाँ पर उगाने के लिए जगह ही नहीं है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो भारत नहीं कर रहा आज की डेट में। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरी खुद की रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट में जाती हैं। मैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, उनको मिल के आया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, रूरल डेवलपमेंट वालों को मिल के आया हूँ मैं। आई हैव गिवन प्रेजेंटेशंस टू देम कि भई यहाँ पर जो गलतियाँ हैं, भारत को नहीं करनी चाहिए। एंड थैंकफुली दे अलोंग विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड ऑल, उन्होंने सुना भी है हमारी बातों को। एंड कितना इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज़ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आई कीप ऑन टेलिंग देम कि कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो चाइना ने करी हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो व्हेन यू सी कि अगले 10 साल में भारत कहाँ चल रहा है, वी आर नाउ गोइंग टू बी, पहले था कि भई 10 साल में हमने कभी 1 ट्रिलियन जोड़ लिया, आधा ट्रिलियन जोड़ लिया। अब तो हर एक साल आप 1-1 ट्रिलियन, 2-2 ट्रिलियन जोड़ते जाएँगे। और हमने देखा कि 4 ट्रिलियन को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। मेरा अपना अनुमान है, बीइंग अ इकोनॉमिक्स पर्सन, कि इस साल एंड से पहले-पहले आप देखेंगे कि वी आर ऑलरेडी 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, व्हिच इज़ नॉट अ स्मॉल जंप। दैट मीन्स वी विल बिकम वेरी, वेरी रेलेवेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये नंबर 1 पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और उसके बाद जो एक 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 पोस्चर होता है वर्ल्ड के अंदर कि भई दिस इज़ द कंट्री, दिस इज़ द फ्यूचर। जो चाइना था 1998 में, आज भारत वहाँ पर है। दैट मीन्स लेट्स स्टार्ट टॉकिंग ऑफ चाइना प्लस वन। चाइना प्लस वन की बातें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। एंड भारत के अंदर वो पोटेंशियल है कि वी कैन प्रोवाइड टू द वर्ल्ड व्हाट वर्ल्ड इज लुकिंग फ्रॉम अस। सो द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग चाहिए, वो है हमारे पास। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आई एम नॉट अ बीजेपी पर्सन और कांग्रेसी पर्सन। जिस दिन कांग्रेस वाले भी, या केजरीवाल हो, या ममता बनर्जी हो, टोंटी चोर हो, कोई भी हो, जिस दिन वो भी काम करना शुरू कर देंगे जैसे मोदी जी कर रहे हैं, वी विल सपोर्ट देम। बट टुडे मोदी जी इज डिलीवरिंग टू द कंट्री। एंड जो जो मैं रिस्पेक्ट देता हूँ भारत की, भाई यहाँ पर जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, जिसको हम कॉर्नर फैक्ट्रीज़ बोलते हैं, वो भी पूछती हैं कि भई अगर मुझे भारत में फैक्ट्री लगानी है, हाउ कैन यू हेल्प मी? दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। चाइनीज़ कभी भी अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो ये अगर सोच रहे हैं कि हमें भारत में जाना है, नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। बट एक ही प्रॉब्लम है भारत में। भारत में है क्विक मनी बनाने की एक होड़ है सबके अंदर। भई वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं हैं, चाइना में आते हैं, आराम से सामान खरीदा और भारत में ले गए। इसीलिए हमारी तरक्की थोड़ी-सी स्लो होती है। आप कभी भी चाइनीज़ को नहीं देखेंगे कि दूसरे कंट्री में गए, सामान लिया, अपने कंट्री में ले आए, कभी भी नहीं होगा। वहाँ से सैंपल लेके आएँगे, वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इतना ही करते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आपने दूसरे कंट्री से सामान मँगवाया कंटेनर के कंटेनर, और यहाँ पर आके 10% के मार्जिन पर सामान बेच दिया। भारत में अगर तरक्की नहीं होती, उसका रीज़न हम अपने लोग ही हैं, कि हम अपने कंट्री के अंदर, जिसको नेशनलिज़्म बोलते हैं, वो चीज़ की कमी है। हम अभी भी बोलते हैं कि कहीं से भी क्विकली कंटेनर मँगवाया, अगले महीने बेचकर हमने पैसे कर लिए। 1 लाख का मँगवाया और 1,05,000 में बेच दिया। दिस इज़ द ओनली थिंग व्हिच इज़ कीपिंग अस स्लो एंड डाउन। जिस दिन ये मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, ये आपने 47 की या 50 की बात कर रहे हैं, वी कैन अचीव इट इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स। और भई अगर हम लोग फ्रॉम इर्रेलेवेंट टू रेलेवेंट इन द लास्ट 9-10 इयर्स बन सकते हैं, तो वी डोंट नीड 30-40 इयर्स। 10 साल का टाइम चाहिए भारत को, एंड वी कैन रीच देयर वेयर नोबडी कुड रीच। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जो स्किल्ड लेबर है हमारे पास है। बेशक वो स्किल्स उतने नहीं हैं जितने हमें फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, पर उसके ऊपर काम चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आईआईटीज़ के अंदर आई हैव बीन देयर, दे ऑलरेडी टोल्ड मी कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स दे आर डूइंग, और इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए उसके ऊपर काम चल रहा है। दैट मीन्स जो चाइना ने 25 साल पहले किया था, भारत आज की डेट में कर रहा है। चाइना को 30-40 साल लगे,
हमें उससे कम चाहिए, उससे कम टाइम लगेगा। येस, वी माइट नॉट बी ऑन द सेम लेवल ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो चाइना के अंदर है, लेकिन इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने 10-10 सड़कें बना दी, 10-10 इन्होंने रेलवे ट्रैक्स बना दिए, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए, बट यू डोंट नीड दोज़ मैनी, इसलिए वो बर्डन भी है, जिसको बर्डन ये सँभाल भी नहीं पा रहा अभी आज की डेट पे। टाइम लगेगा उसकी मोनेटाइज़ेशन होने के लिए। सो दीज़ आर थिंग्स वेयर चाइना इज़ देयर एंड इंडिया इज़ देयर, चाइना इज़ डाउन, इट इज़ गोइंग डाउन, दे आर ब्रिंगिंग अप न्यू पॉलिसीज़, दे आर आल्सो नाउ वर्किंग ऑन। आप मुझे बोल रहे थे कि भारत चाइना से क्या सीख रहा है? मैं बोलूँगा चाइना ने भारत से सीखना शुरू कर दिया, आत्मनिर्भर चाइना हो गया है। यहाँ पर जो इनकी जो जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी वो इन्होंने शुरू कर दी हैं। जैसे भारत ने बोला है कि भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, वही चीज़ यहाँ पर भी शुरू हो गई है। तो दे आर आल्सो कॉपिंग नाउ और यू कैन से दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम भारत और दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। पहली बार है कि चाइना ने भी रिलेशनशिप के ऊपर काम शुरू किया है, जो भारत ने पिछले 10 साल में देखे हैं। मोदी जी ने पूरी दुनिया में घूम-घूम कर पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाए। भा चाइना ने सिर्फ बिज़नेस किया, जहाँ पर बिज़नेस था वहाँ पर बिज़नेस किया, रिलेशन नहीं बनाया। दोस्ती नहीं है, गले जफ्फियाँ डाल के किसी को मिलते नहीं हैं, आर्म्स लेंथ पे सबको रखते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग जो है वैसे भी, वो तो हाथ भी नहीं मिलाते, उनको लगता है ये छोटे लोग हैं, मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं मोदी जी से सीखकर नाउ दे आर गोइंग इंटू कि वी नीड फ्रेंड्स। भाई चाइना का फ्रेंड कौन है? आप कभी नाम दे सकते हैं? आप बोलेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी फ्रेंड नहीं है, ही इज़ आल्सो मजबूरी का नाम पाकिस्तान। तो दे आर यूजिंग इट ओनली टू काउंटर इंडिया, नथिंग एल्स। अदरवाइज़ इनकी दोस्ती पूरे दुनिया में किसी के साथ नहीं है। जबकि भारत भारत इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इन द वर्ल्ड। तभी मोदी जी ने एक बड़ा खास काम किया। इन्होंने 2 वर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया के दिमाग में बिठा दिए। पहले तो 5 साल प्लेन उठाया, कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, कोई कंट्री छोड़ी ही नहीं। और हमारे जो ऑपोजिशन है, इन्होंने बड़ा मज़ाक उड़ाया और हमारी मीडिया ने भी। ये चाय वाला है, पहली बार उसने प्लेन देखा है, तो घूमने-फिरने लगा हुआ है। लेकिन पहले 5 साल में मोदी जी ने ग्राउंड वर्क बनाया, पूरी दुनिया में फ्रेंडशिप बनाई। उसके बाद एक टर्म निकाल दी कि यू शुड डू बिज़नेस विथ पीपल whom you consider your friend। दैट मीन्स पहले तो दोस्ती बना ली, उसके बाद बोल दिया कि आपको दोस्तों के साथ काम करना चाहिए, फ्रेंडली शोरी कर दी। तो अब लोग सोच रहे हैं कि यार चाइना तो हमारा फ्रेंड ही है, शी जिनपिंग तो हमारे साथ हाथ भी मिलाते नहीं है और मोदी जी जब भी डालते हैं, तो दोस्त तो यही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा डाल दिया कि यू शुड वर्क विथ पीपल और कंट्रीज हु आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैविंग। अब चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है। अब दूसरा भी कीड़ा डाल दिया कि डेमोक्रेटिक भी नहीं है, फ्रेंडली भी नहीं है, तो चलिएगा जी भारत। ऊपर से ये जो सारा कुछ हो गया, लोगों के दिमाग में कीड़ा बैठ गया। अब देखिए वो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में जाते हैं तो भी यही बात करते हैं, वो एससीओ में जाते हैं तो भी बात यही करते हैं, जी20 हो, जी7 हो, कोई भी हो, एक तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें मोदी जी को नहीं बुलाया जाता और सब जगह पे इनकी स्पीच का जो क्रक्स है, वो बीच में छुरली होती है, वो सेम रहती है इनकी, कि ये 2 चीज़ें हैं। इसके कारण जब इन्होंने नारा दिया ग्लोबल साउथ, व्हाट हैपेंड? First time we announced and 120-30 countries of the world they came on a platform और उन्होंने अनडिक्लेयर्ड भारत को उसका लीडर भी बना दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं? भाई बाइडेन को कोई पूछता नहीं है, भारत ने एक आवाज दी है और सारे जुड़ गए उसके अंदर और उन्होंने वही बोल दिया कि यू आर द बॉस। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, जो लोगों को समझ ही नहीं आती है। दिस इज वेयर चाइना इज नाउ 20 ईयर्स बैक देन अस। हम कहीं जगह पे 25 साल पीछे हैं चाइना से और कहीं चाइना हमारे से पीछे है। बट ये दुनिया है रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप की, कॉमन वैल्यूज की। और ये कॉमन वैल्यूज हैं जो मोदी जी ने हर एक के दिमाग में क्रिएट करी हैं और इसलिए भारत का टाइम है। दिस इज भारत मोमेंट। द ओनली थिंग इज आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अगर यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये स्ट्रांग हो जाए, जो ये रिलीजन का स्यापा है एक तरह से भारत के अंदर, ये कभी नॉर्थ साउथ के डिवाइड कर दिया, कभी हिंदू मुसलमान में कर दिया। जिस दिन हमारे यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, भारत की जो रफ्तार है इसे कोई रोक नहीं सकता। चाइना ने इस चीज को भांप लिया था, रिलीजन ही खत्म कर दिया। यहाँ पर 3-4 चीजें जो बैन है, एक जी नाम से इनको बड़ी नफरत है, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, गॉड हो गया। और तो इन्होंने सबको बैन किया हुआ है। अच्छा, भगवान को भी थोड़ी दिक्कत है चाइना में आने से। उसे पता है कि अगर मुझे इन्होंने एक बार देख लिया, इन्होंने मेरी कॉपी करके इतनी कॉपीज़ बना देनी है कि ओरिजिनल को ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान भी यहाँ पे आता नहीं है, कि उसको भी डर लगता है। तो ये भी चक्कर है एक।
तो अब आपको पूछ रहे हैं कि कंपैरिज़न क्या है चाइना और भारत के अंदर? तो जैसे चाइना को जी वर्ड से नफ़रत है, तो इंडिया को सी वर्ड से नफ़रत है। चाइना, कनाडा, कांग्रेस और एक पंजाबी का वर्ड है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए ये जो सी ये जो सी वर्ड है, इसके साथ भारत को नफ़रत है। तो वो जी के पीछे हैं, हम सी के पीछे हैं। तो यही फ़र्क है, अदरवाइज़ रफ़्तार वही है, हम थोड़ा पीछे हैं किसी चीज़ों में, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो है फ्रेंडशिप एंड कॉमन वैल्यूज। वो ऐसा पॉइंट हमने दुनिया के दिमाग में डाल दिया है, अब भारत को पीछे करना इम्पॉसिबल है और चाइना इस बात से भी डर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से भैया ने बताया कि चाइना को जी से प्रॉब्लम और हमें सी से प्रॉब्लम। सी वर्ड और जी वर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में गजब। और ये भी बताया कि हमें होपलेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं और अगले 10-12 साल के अंदर अंदर एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां पर दुनिया हमें सल्यूट कर रही होगी। बहुत सारे मामलों में चाइना भी आगे होगा, लेकिन वही एक क्रक्स जो समझ में आया कि हम अभी टेक ऑफ वाली सिचुएशन में हैं और चाइना इज इन लैंडिंग सिचुएशन। तो इस तरीके से यस। आखिरी में एक चीज और बताऊंगा आपको कि डोंट फील कि सिर्फ भारत की गवर्नमेंट ही काम कर रही है, हमारे जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। देखिए मैं पहली बार मैंने देखा कि भारत के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो आनी शुरू हुई है। भारत चाइना के अंदर नेशनलिज्म बचपन से पढ़ाई जाती है, यहाँ पे पढ़ाई जाती है, फोर्सफुली दिमाग में डाली जाती है कि आपके लिए कंट्री सर्वोपरि है, आप कुछ भी नहीं है, यू आर हेयर टू सर्व द कंट्री। कंट्री है तो आप हैं। भारत के अंदर ये फीलिंग शायद कभी थी नहीं। हमने अपने आप को कभी भी एज़ अ सनातनी मैं बोल रहा हूँ, एज़ अ हिंदू बोल रहा हूँ कि हमने अपने आप को कभी रिलेट ही नहीं किया अपनी कल्चर के साथ, अपनी कंट्री के साथ, प्यार ही नहीं था, वो फीलिंग ही नहीं थी। हमें शायद ये भी लगता था कि यार ये पासवर्ड कब चेंज हो जाए हमारा, ये नीले से लाल हो जाए या कोई और हो जाए, लेकिन ये वाला त्रिमूर्ति वाला नहीं चाहिए। ये फीलिंग था भारतीयों के अंदर, पहली बार है कि मैं तो देखता हूँ कि नेशनलिज़्म आ रहा है यहाँ पर। सो ये जो हमने जो अभी दिखाया भी है, जो मालदीव्स के केस में, वो भई हल्की-सी उन्होंने स्टेटमेंट दी है 1 घंटे के बाद, तो हमारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं उन्होंने मालदीव्स की बुकिंग लेनी बंद कर दी और लोगों ने खुद कैंसल करवा दिया। ये जो चीज़ें हैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक आवर कंट्री फॉरवर्ड। और आपको क्या लगता है सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं या भारतीय के लोग काम कर रहे हैं? आर्मी को तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो भारत के लोग ही वाट लगा देते हैं दूसरे कंट्रीज की। तो और सेकेंडली पीपल लाइक अस हु आर सिटिंग ओवरसीज, हमारे पास तो ऐसी धरोहर है, मैंने कितनी कंट्रीज में काम किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो जो सारा करप्स हम लेते हैं दैट वी कीप ऑन शेयरिंग। और पहली बार है जिंदगी में, पहली बार मैंने देखा है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी बुलाती है हमारे जैसे लोगों को। हम लोग यहाँ पर एम्बेसीज में जाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हिच उसकी रिप्रेजेंटेशंस बनकर फिर मिनिस्ट्री में जाती हैं। दैट मीन्स इतना काम हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर कि आपको वहाँ पर भारत में बैठे हुए आपको अंदाज़ा भी नहीं है। दैट मीन्स कि इतना स्ट्रॉन्ग बेस मोदी जी बनाकर जा रहे हैं कि इनके जाने के बाद जो अगला प्रधानमंत्री जो भी आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर देम। तो ये तो कांटों के ऊपर चलने वाला काम मोदी जी ने कर दिया। आगे देखिए अब होता क्या है। तो दोस्तों बॉटम लाइन बड़ी जबरदस्त लेवल पर क्लियर है कि कांटों पर चलने का काम मोदी जी ने कर दिया। आगे देखते हैं होता क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रक्स है पूरी की पूरी डिस्कशन का। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे अपोजिशन के लोगों का या बहुत सारे ऐसों का भी जो मोदी जी या मोदी सरकार के मामले से डिसएग्री करते हैं। क्योंकि ये काम अगर ये बात अगर चाइना में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो रियलिटी है जो हमें और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सुमित भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो उन्होंने इतने क्रक्स में एक दो कंट्रीज की ट्रेजेक्टरी को समझाया। और अभी तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स उनसे पूछने हैं, अगले वीडियोस में इन चीज़ों का हम नंबर लगाएंगे। भैया ने पहली बार आए उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे जैसे चैनल के ऊपर आपने अपना टाइम दिया। और आज हम इस चीज के लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं, अगले टॉपिक्स पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे और सबसे पहले कॉफी विद सुमित जैन और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.